हाय गाइस, आई एम मोहित और आई होप आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है इशू एंड रिडेम्पशंस ऑफ द डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन तथा शोधन। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें से लगभग 15 से लेकर के 20 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है हर बार। और जो आगे अगर आप बीकॉम भी करते हैं या फिर सीए वगैरह करते हैं उसमें भी इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि भैया आखिर में ये इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आती है ऋण पत्र की परिभाषा। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि भैया एक्चुअल में ऋण पत्र होता क्या है। ठीक, तो ऋण पत्र किसी भी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति का एक प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति का एक प्रमाण पत्र है जिस पर ऋण संबंधी समस्त शर्तों का उल्लेख होता है। यह समस्त शर्तें लिखी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा डिवेंचर है उसकी फेस वैल्यू ये 10 रुपीज़ भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, उसकी क्या इंटरेस्ट रेट है इस चीज़ का भी यहाँ पर ही उल्लेख होगा। ठीक है, उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, यानी कि वो कितने साल बाद मैच्योर होगा डिवेंचर। इट्स मीन अगर मान लो मैं कंपनी हूँ, मैं 100 रुपये वाले डिवेंचर इशू कर रहा हूँ। ठीक है, 5 साल के लिए। इट्स मीन ये जो डिवेंचर में इशू कर रहा हूँ, ठीक, ये 5 साल बाद में मैच्योर होंगे। यानी मैं इसका पेमेंट कितने साल बाद करूँगा, 5 साल बाद। यानी अगर इन्वेस्टर मेरी कंपनी में आकर के मेरे डिवेंचर को खरीदता है तो उसे कितने 5 साल बाद जो है वो पेमेंट मिल जाएगा। और इसमें चौथी चीज जो लिखी हुई होती है वो होता है मेथड्स ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों के शोधन की विधि। ओके, अब जो दूसरे नंबर का बात है हमारा कि इंटरेस्ट रेट, जो हमारे डिवेंचर होते हैं उसी पे एक चीज मेंशन होती है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। इसे कूपन रेट के नाम से भी जाना जाता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है, मान लो मैंने 100 रुपीज़ वाले डिवेंचर इशू करे हैं एट द रेट ऑफ 7%। ठीक है, यानी मैं 100 रुपये पे 7% के हिसाब से 7 रुपये प्रति ऋण पत्र ब्याज दूंगा अपने ऋण पत्रधारियों को। जो भी उस ऋण पत्र को खरीदने वाले हैं, 100 रुपये पर 7% के हिसाब से 7 रुपये वो मुझसे ब्याज पाने के हकदार हैं, अधिकारी हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया मैक्सिमम कंपनी कितना इंटरेस्ट दे सकती है। तो सेबी के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पिछली वीडियो में भी मैं सेबी के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूं कि सेबी के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज की कोई भी सीमा नहीं है। यानी अगर मैं कंपनी हूं और मैं 100 रुपये वाले डिवेंचर इशू करता हूं तो अगर मैं चाहूं तो इस पे 100% इंटरेस्ट भी जो है वो पे कर सकता हूं। ऐसी कोई लिमिट मेरे हिसाब से और सेबी के अनुसार नहीं है। ठीक, इसके आगे चलते हैं। ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा कंपनी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करती है। ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा कंपनी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करती है, यानी कि अगर मान लो मेरे को लॉन्ग टर्म लोन जो है वो रेज करना है तो मेरे को डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते बल्कि लेनदार होते हैं। लेनदार कौन, जिनको इन फ्यूचर कंपनी को पेमेंट करना है। अगर मान लो कंपनी डिवेंचर इशू करके लोन उठाती है तो उसको इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा। और जो बंदे उसका ऋण पत्र खरीदेंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपनी के लेनदार। ओके, आगे चलते हैं गाइस। ऋण पत्रों के भेद, काइंड्स ऑफ डिवेंचर। देखिए, ऋण पत्र काफी तरीके के होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है नग्न ऋण पत्र, यानी कि नेक्ड डिवेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों को कोई भी प्रतिभूति नहीं दी जाती है। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों को कोई भी प्रतिभूति नहीं दी जाती है नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। मान लो मेरे को लोन रेज करना है, मैंने क्या करा, 100 रुपये वाले डिवेंचर इशू कर दिए। ठीक है, और बोला कि भाई एक काम कर, तू मेरे को लोन आकर के दे दे और मेरे से 100 रुपये का डिवेंचर खरीद के ले जा। ठीक, वो व्यक्ति आया, उसने हमें 100 रुपये दिए,
हमने उसे एक डिवेंचर पकड़ा दिया। वो बोला कि भाई अगर कल को आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, कि देख भाई ऐसा है, जा तू कहीं भी, बट हम तेरे को कोई भी सिक्योरिटी नहीं देंगे जिसको बेच के तू भविष्य में हमसे रुपया वसूल ले। ठीक। जबकि इसके विपरीत बंधक ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों को कोई ना कोई प्रतिभूति अवश्य ही दी जाती है। अगर मान लो मैं 100 रुपये वाला डिवेंचर इशू करता हूँ तो 100 रुपये की या उसके आसपास लगभग कोई ना कोई ऐसी सिक्योरिटी जरूर रखूंगा कि यदि मैं कल को 100 रुपये का लोन रिपे करने में, इसका पुनर्भुगतान करने में किसी तरीके का डिफॉल्ट करता हूं तो आप ये जो मेरी 100 रुपये की संपत्ति है इसको बेच करके अपना रुपया प्राप्त कर लें। ठीक। यह सर्वाधिक सुरक्षित होते हैं और सामान्यतः कंपनी द्वारा इसी प्रकार के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। सामान्यतः कंपनी द्वारा इसी प्रकार के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। यानी मान लो भैया अगर कल को आपने ऋण पत्र इशू कर दिए, अगर आप उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे तो जिस बंदे ने अभी आपके डिवेंचर खरीदे हैं वो आपकी संपत्ति को बेच करके आपसे रुपया वसूल लेगा। आगे मूव ऑन होते हैं। तीसरे नंबर का आता है शुद्ध ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में कर दिया जाता है शुद्ध ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है। मान लो ये कंपनी 10 साल के लिए इशू कर सकती है, 20 साल के लिए इशू कर सकती है, 30 ईयर्स के लिए इशू कर सकती है, XYZ कुछ भी। जबकि इसके विपरीत अशुद्ध ऋण पत्र रिडीमेबल, इसका होगा नॉन रिडीमेबल। ठीक है। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में नहीं किया जाता है अशुद्ध ऋण पत्र कहलाते हैं। सामान्यतः कंपनी द्वारा इसी प्रकार के ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं किया जाता है। अगर कंपनी चाहे भी तो अशुद्ध ऋण पत्रों को वो इशू नहीं कर सकती है, उसे शुद्ध ऋण पत्र ही इशू करने होंगे। ठीक। इसके बाद में आता है वाहक ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में नहीं लिखा होता है वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। इन्हें केवल सुपुर्दगी के द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है। मान लो मेरे पास एक बियरेड डिवेंचर पड़ा हुआ है, एक वाहक ऋण पत्र पड़ा हुआ है। ठीक है। मेरे पास एक 100 रुपये वाला डिवेंचर पड़ा हुआ है। ठीक है। कल को मान लो मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ इसे बी नाम के व्यक्ति को, 100 रुपीज़ का डिवेंचर। तो मेरे को कहीं कंपनी के हेड ऑफिस में या कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा उसे ट्रांसफ़र करूँगा और वो व्यक्ति कल को जाएगा, उसकी इंटरेस्ट प्राप्त कर लेगा जितनी भी उस पर इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है। मतलब कुल मिला के वो डिवेंचर उसका हो जाएगा सुपुर्दगी मात्र से ही। ठीक। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र यानी रजिस्टर्ड डिवेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों के नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखे हुए होते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। आगे आप जब भी CA इंटर या फिर BCom करते हैं तो उसमें आपको एक कंपनीज एक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कंपनी काफ़ी सारे रजिस्टर्ड को मेंटेन करती है, जिसमें कि एक है ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर। वो कंपनी को अनिवार्य रूप से मेंटेन करना होता है। मान लो मैं कंपनी हूँ, मैंने 10 बंदों को डिवेंचर इशू करे और उन 10 व्यक्तियों के नाम मैं अपने यहाँ एक रजिस्टर में लिख लूँगा जिसे ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर कहते हैं। अब मान लो कल को वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने डिवेंचर ट्रांसफ़र करने लगे तो उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा कि सर ऐसा है कंपनी जी, ऐसा है कि मैं अपने डिवेंचर्स को इस बंदे को या पर्टिकुलर इस व्यक्ति को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आप मेरा नाम काट के इसका नाम अपने रजिस्टर में लिख लें। जबकि वाहक ऋण पत्र में क्या होता है, उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को मैंने ऋण पत्र दिया था, मैं कंपनी हूँ, मैंने जिस व्यक्ति को ऋण पत्र दिया था वो अगर चाहे तो मेरे को बिना बताए उस डिवेंचर को ट्रांसफ़र कर सकता है। बियरेड डिवेंचर का यही फ़ायदा है। जबकि रजिस्टर्ड ऋण पत्र में क्या होगा,
कि पहले वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, फिर अपने नाम कटवाएगा, दूसरे व्यक्ति के नाम चढ़वाएगा, तब जाके ये काम पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं जी। समझ में आया अच्छे से? सबसे पहले कौन सा था हमारा? नग्न ऋण पत्र, उसके बाद बंधक ऋण पत्र, देन शुद्ध ऋण पत्र, उसके बाद अशुद्ध ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र, रजिस्टर्ड ऋण पत्र, इसके बाद में क्या आता है हमारा? ठीक है, यही हमारे जो है वो 6 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। सबसे पहला नेग्ड, दूसरा मॉर्गेज, तीसरा रिडीमेबल, और जो हमारा फोर्थ है नॉन रिडीमेबल, फिफ्थ वियरर, सिक्स रजिस्टर्ड। ओके, आगे चलते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन। भैया ये जो कंपनी होती है अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती किस तरीके से है? मान लो अगर कंपनी के ऋण पत्र पर 100 रुपीज़ पड़ा हुआ है, तो क्या कंपनी अपने ऋण पत्र को 100 रुपीज़ का ही बेचेगी? दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस। ठीक है, ऋण पत्रों की दृष्टि से ऋण पत्रों का निर्गमन अगर देखा जाए मूल्य की दृष्टि से, तो ऋण पत्रों का निर्गमन निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला सममूल्य पर निर्गमन। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन अंकित मूल्य पर ही किया जाता है, तो ऐसे निगमन को हम सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। अब भैया ये अंकित मूल्य क्या होता है? देखो, फेस वैल्यू, आपने कभी कभी एफडी पढ़ा कराई होगी, तो उस पर मान लो आपने 10,000 की एफडी कराई है, तो एफडी पे एक छोटी सी फिगर लिखी हुई होती है कि 10,000, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये जो एफडी कराई गई है वो 10,000 की है। उसी प्रकार से जब भी आप ऋण पत्र किसी कंपनी का खरीदेंगे, तो उस पर जितने का भी ऋण पत्र होगा उस पर कुछ ना कुछ एक वैल्यू लिखी हुई होगी। ठीक है, मान लो मैंने एक इस तरीके से डिवेंचर खरीदा, तो इस पे 100 रुपीज़ यदि लिखा हुआ है, तो इट्स मीन ये जो डिवेंचर है वो 100 रुपीज़ का है, 100 रुपये वाला है ये डिवेंचर। और कंपनी यदि 100 रुपये के डिवेंचर को 100 रुपये में ही इशू करेगी, 100 रुपये में ही जनता को बेचेगी, तो वो क्या हुआ? सममूल्य पर निर्गमन। इसके विपरीत अधिमूल्य पर निर्गमन में क्या होता है? यदि ऋण पत्रों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक पर किया जाता है, तो ऐसे निर्गमन को अधिमूल्य पर निर्गमन कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? मान लो कंपनी का डिवेंचर तो है 100 रुपये का, बट वो उसे इश्यू कर रही है 110 रुपये में। ठीक है जी, पार में क्या है? कंपनी का जो डिवेंचर है वो 100 रुपये का है, और जो कंपनी सेल कर रही है उसे वो भी 100 रुपये में ही कर रही है। वट अगर कंपनी अधिमूल्य पर निर्गमन करती है, तो यहाँ पे क्या होगा? कंपनी का डिवेंचर तो है 100 रुपये का, बट वो उसे इशू करेगी 110 रुपये पे, 120 रुपये पे, कुल मिला के अंकित मूल्य से अधिक पर। आगे चलते हैं। बट्टे पर निर्गमन। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है, मान लो फेस वैल्यू तो मेरे डिवेंचर की 100, वट मैं उसे इशू कर रहा हूँ 19 रुपीज़ पे, या 90 रुपये पे, 80 रुपये पे, कितने पे भी, कुल मिला के 100 रुपीज़ से कम पर, तो ऐसे निर्गमन को बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। इशू एट डिस्काउंट। देखिए नीचे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा। अगर मान लो मैं 100 रुपये का डिवेंचर 90 रुपये का बेचता हूँ, तो मेरे को एक लॉस होगा। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा पूंजीगत हानि होता है, कैपिटल लॉस होता है, जिसे कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में अपलिखित कर लिया जाता है। कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा क्या होता है? क्या होता है? पूंजीगत हानि होता है भैया, जैसे कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में अपलिखित कर लिया जाता है। ठीक है जी, अच्छे से समझ में आया? यानी कंपनी अपने डिवेंचर को इशू कितनी तरीके से करती है? 3 तरीके से, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। ठीक है जी, ये तो बात हुई मूल्य की दृष्टि से। अगर हम बात करें प्रतिफल की दृष्टि से, तो प्रतिफल की दृष्टि से कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन 3 तरीके से कर सकती है। रोकड़ के लिए निर्गमन, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, एक तरीके से कोलेटरल सिक्योरिटी, आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना भी, ये इशू ऑफ डिवेंचर आप 2 तरीके का कैसे बता रहे हो। ठीक है,
मेरे को पता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हो। बट देखो, कंपनी अपने इशू ऑफ डिवेंचर तो तीन तरीके से करती है, सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर और पट्टे पर। बट इसमें जो तीसरा वाला है, अगर आप प्रतिफल की दृष्टि से देखते हैं तो वो तीन तरीके से कर सकती है, फॉर कैश, अदर देन कैश, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। तो इसमें जो तीसरा वाला है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कभी कभी 2 नंबर या 4 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। तो प्रतिफल की दृष्टि से भी ऋण पत्रों का निर्गमन निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला, रोकड़ के लिए निर्गमन। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसे रोकड़ के लिए निर्गमन कहते हैं। मान लो आज मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैंने क्या करा यार, डिवेंचर इशू करे, उस पर फेस वैल्यू डाली, सही है, उस पर इंटरेस्ट रेट लिखा कि मेरे को कितनी इंटरेस्ट पे करनी है इस डिवेंचर के थ्रू जो मैं लोन उठा रहा हूँ, ठीक। उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, कितने समय के लिए मैं पैसा उठा रहा हूँ, और इसके साथ काफ़ी अन्य बातों का मैं उल्लेख वहाँ पर कर दूँगा। और मैं मार्केट में जाऊँगा, डिवेंचर सेल कर दूँगा, मेरे पास कैश आ जाएगा, छुट्टी। अगर मान लो यार मेरे को कोई फर्नीचर खरीदना है 10 लाख रुपीज़ का, 10 लाख रुपीज़ का मेरे को क्या करना है, फर्नीचर खरीदना है। मैं फर्नीचर वाले के पास गया, मैं बोला भाई देख ऐसा है कि मेरे को 10 लाख रुपीज़ का फर्नीचर खरीदना है, मेरे पास इस समय कैश तो है नहीं, मैं पहले डिवेंचर इशू करूँगा, फिर मार्केट में जाऊँगा, तब वहाँ से पैसा उठाऊँगा, तब तेरे को ला करके दूंगा और तब फर्नीचर लेके जाऊँगा। वो बोला सर ऐसा है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, मार्केट में जाओगे फिर वहाँ से पैसा उठाओगे, उन्हें डिवेंचर दोगे, काफ़ी सारा आपका टाइम बर्बाद होगा। आप एक काम ना करो, सीधा मेरे को ही जो डिवेंचर इशू कर दो। तो एक तरीके से हमने क्या करा, फर्नीचर के बदले डिवेंचर इशू कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन किसी संपत्ति को क्रय करने के लिए किया जाता है, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन किसी संपत्ति को क्रय करने के लिए किया जाता है तो उसे रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहते हैं। समझ गए गाइस? आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सहायक प्रतिभूति के रूप में लोन लेने के लिए किया जाता है तो उसे अनुषांगिक या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहते हैं। इस प्रकार के ऋण पत्रों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। मान लो यार एक काम करा मैंने, मेरे पास कुछ डिवेंचर्स पड़े हुए थे, ठीक है, या फिर मेरे को क्या करना था, मेरे को जो है 1000 का 1000 करोड़ का मेरे को क्या करना था, लोन उठाना था। अब मैं गया एसबीआई के पास कि एसबीआई जी एक काम करो, मेरे को 1000 करोड़ का लोन दे दो। अब एसबीआई जी इतनी सीधी तो है नहीं, वो मेरे से कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगेंगी, मेरे पास सिक्योरिटी है नहीं। भैया मेरे पास अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो मैं सीधा मार्केट में जाता, उसको सेल करके अपना पैसा बना लेता, बट मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं एसबीआई के पास गया कि मेरे को 1000 करोड़ का लोन चाहिए। अब भाई मेरे पास सिक्योरिटी है नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कुछ डिबेंचर्स को इशू कर दूंगा एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अक्सर ये कॉमर्शियल फील्ड में नाम बहुत सुनने को मिलता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मैं क्या करूँगा, एज ए कंपनी मैं 1000 करोड़ के डिवेंचर्स को इशू करूँगा और उसे एसबीआई को ले जा कर के दूंगा और उससे बोलूँगा कि एक काम करो, मेरे को 1000 करोड़ का लोन दे दो, इसके बदले आप मेरे कुछ डिवेंचर्स रख लो। जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं अपने डिवेंचर्स को छुड़ा करके ले जाऊँगा और आपको 1000 करोड़ रुपीज़ दे जाऊँगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि गली में आपने देखा होगा कि जो मान लो हमें कोई पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए और सुनार के पास जाना पड़ जाए, गोल्ड स्मिथ के पास, तो हम क्या करते हैं, जो सोने चांदी की चीज़ें हैं बहुत से लोग उन्हें गिरवी रख देते हैं। एक तरीके से गिरवी रखना ही होता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख दूंगा एसबीआई के पास और वहाँ पे 1000 करोड़ का लोन
उठा लूँगा। इस कंडीशन में जो मेरी बुक्स में एंट्री बनेगी, ऋण पत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित करने पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डन। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट, ऋण पत्रों का शोधन। अक्सर पूछ लेता है वो कि ऋण पत्र के शोधन की विभिन्न विधियां बताइए। लॉन्ग में फंसता है गाइस ये क्वेश्चन, वरना शॉर्ट में वैसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें आगे हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये रहा, खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्र द्वारा शोधन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं, हम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, आप अच्छे से इसे टाइम दीजिए आधे घंटे का। आधे घंटे में आपका पूरा डिवेंचर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और स्टार्ट करते हैं। ऋण पत्रों का शोधन। प्राय कंपनी द्वारा शोध्य ऋण पत्रों का ही निर्गमन किया जाता है, जिनका भुगतान कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों के शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अब ऋण पत्रों के शोधन की, ऋण पत्रों का शोधन भैया होता क्या है? ऋण पत्रों का शोधन का मतलब होता है रिपेमेंट ऑफ लोन। मान लो मैंने डिवेंचर्स इशू करे 10 लाख रुपीज के, 100 रुपये वाले, और मार्केट से लोन उठा लिया डिवेंचर को इशू करके। अब भाई एक निश्चित समय के बाद मैं उसका पेमेंट करूंगा ना लोन का। उस लोन को पे करना, उस लोन को रिपे करना, उस लोन को भुगतान करना ही क्या कहलाता है? ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। तो प्राय कंपनी द्वारा शोध्य ऋण पत्रों का ही निर्गमन किया जाता है, क्योंकि अशोध्य ऋण पत्रों के निर्गमन पर तो प्रतिबंध है, जिनका भुगतान कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों के शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जो सबसे पहले होती है वो होती है एक साथ भुगतान द्वारा शोधन। यदि कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऋण पत्रों पर दी जाने वाली संपूर्ण राशि का भुगतान एक साथ कर दिया जाता है। ऋण पत्रों पर दी जाने वाली संपूर्ण राशि का भुगतान एक साथ कर दिया जाता है। मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज़ के आपने डिवेंचर इशू करे हुए हैं और आपके पास अचानक से पैसा आ गया। आप क्या बोलोगे? यार एक काम करो, इसे इंटरेस्ट क्यों दें हम, 10 लाख रुपीज़ इन्हें रिपे करो, इनको दो, और इनसे डिवेंचर अपने द्वारा इशू किए हुए वापस ले लो। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप 10 लाख रुपीज़ एक बार में लमसम अमाउंट अपने डिवेंचर होल्डर्स को देंगे, ठीक है, जिन्होंने आपके ऋण पत्र ले रखे हैं, और उनसे ऋण पत्र वापस ले लेंगे। जबकि वार्षिक किस्तों द्वारा शोधन में क्या होता है? यदि कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए इस विधि का प्रयोग करती है, यदि कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए इस विधि का प्रयोग करती है, तो ऋण पत्रों पर दी जाने वाली राशि का भुगतान करने के लिए एक लॉटरी का सहारा लिया जाता है। भैया व्हाट इज लॉटरी? लॉटरी ये है कि मान लो आपने 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर इशू करा, 1-1 लाख रुपए वाले 10 डिवेंचर। अब आपके पास 1 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है। आपने बोला यार एक काम करता हूँ कि 10 लाख रुपीज़ का मैंने लोन उठाया डिवेंचर्स के थ्रू, मैं 1-1 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए रिपे कर देता हूँ। अब समस्या ये आती है कि भैया 10 में से सबसे पहले किस चीज़ का, मतलब कौन से वाले डिवेंचर को रिपे किया जाए, सबसे पहले कौन से डिवेंचर का भुगतान किया जाए। तो इस कंडीशन में इस समस्या को दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक लॉटरी निकालूंगा, उसमें जिसका भी नाम आएगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि इसी के आधार पर ऋण पत्रों का भुगतान हो जाएगा। यदि कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऋण पत्रों पर दी जाने वाली राशि का भुगतान करने के लिए लॉटरी का सहारा लिया जाता है, और इसी के आधार पर
ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। वार्षिक किस्त द्वारा शोधन भी निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप कैपिटल में से कर दो या प्रॉफिट में से करो। अब भैया कैपिटल में से क्या होता है, प्रॉफिट में से क्या होता है, देखिए इतना ज़्यादा डीपली हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसको हम और ज़्यादा लंबा लेक्चर को नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आपका काफ़ी अच्छा ये प्रिपेयर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे खुली बाजार में क्रय द्वारा शोधन, यानी कि ओपन मार्केट परचेस। कंपनी सुविधानुसार खुले बाजार में ऋण पत्रों का क्रय करके उनका शोधन भी कर सकती है। यदि कंपनी अपने ऋण पत्रों को अंकित मूल्य से कम पर क्रय करती है तो उसे पूंजी लाभ होता है, जिसे पूंजी निधि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। देखिए समझाते हैं इसे। मान लो आपने 100 रुपीज़ वाला कोई डिवेंचर इशू कर रखे हैं काफ़ी सारे, मैं एक मान के चल रहा हूँ कि आपने 100 रुपये का एक डिवेंचर इशू करा एज ए कंपनी, ठीक है। जिस समय आपने वो इशू करा उस समय उसका प्राइस था 100 रुपये। 100 रुपये का डिवेंचर्स 100 रुपये में इशू करा, यानी सममूल्य पर निर्गमन। अब क्या हुआ भैया, कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे उसका प्राइस गिर के मार्केट में हो गया 90 रुपीज़, 90 रुपये। अब कंपनी जानती है यार मेरी कंपनी में दम तो है, मुझ में दम तो है। अगर मैं इस डिवेंचर को आज 90 के रेट पे परचेस कर लूँ तो जो लोन मैंने 100 रुपये का उठाया था वो 90 रुपये में किस्सा उसका निपट जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा लोन से। तो कंपनी क्या करती है, मार्केट से इस 90 रुपये के डिवेंचर को बाय कर लेती है। ये जो 100 रुपये वाला डिवेंचर आज 90 रुपीज़ का रह गया है ना, कंपनी इसको 90 रुपये देती है मार्केट में जाकर, और 90 रुपये के हिसाब से सारे अपने डिवेंचर्स को उठा लेती है। एक तरीके से अगर देखा जाए 100 रुपये का डिवेंचर था, 90 रुपये का खरीदा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़, 10 रुपये का। यही प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट, पूंजी लाभ। और इस कैपिटल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी पूंजी निधि खाते में। ओके, तो कंपनी सुविधानुसार खुले बाजार में ऋण पत्रों का क्रय करके उनका शोधन भी कर सकती है। यदि कंपनी ऋण पत्रों का अंकित मूल्य से कम पर क्रय करती है, वही 100 रुपये वाला 90 का, तो उसे पूंजी लाभ होता है, यानी 10 रुपये का, जिसे पूंजी निधि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कैपिटल रिजर्व में। डन है बिल्कुल। आगे चलते हैं। कंपनी की इच्छानुसार शोधन, इस विधि के अंतर्गत कंपनी के पास जब भी पर्याप्त राशि होती है वह ऋण पत्रधारियों को सूचना भेज करके ऋण पत्रों का शोधन कर देती है। मान लो मैंने कंपनी हूँ मैं, और मैंने 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर इशू करे हुए हैं। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे पास कहीं से फंडिंग आ जाती है, मेरे पास कहीं से पैसा आ जाता है, उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि अपने जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके पास एक नोटिस भेजूँगा, उनके पास एक सूचना भेजूँगा, उनके पास एक नोटिफिकेशन भेजूँगा, जिसमें मैं कहूँगा कि हमारी कंपनी डिवेंचर के थ्रू जो लोन उठाया हुआ है उसको रिपे करना चाह रही है। तो इस तरीके से हम कंपनी की इच्छानुसार शोधन भी पॉसिबल हो सकता है। परिवर्तन द्वारा शोधन, जब ऋण पत्रधारियों को यह विश्वास हो जाता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी है और भविष्य उसका उज्ज्वल है, तो वह ऋण पत्रों को अंशों में बदल सकते हैं, ऋण पत्रों को अंशों में बदल सकते हैं। ठीक है जी। ऋण पत्र शोधन कोष द्वारा शोधन, यदि कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्रों का एक साथ शोधन किया जाता है तो उस दशा में एक कोष की स्थापना कर ली जाती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि जमा की जाती है और उस कोष में एकत्रित हुई राशि को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। भैया सिक्योरिटीज क्या होती हैं, देखो आपको, आई होप आपने पहली वाली दोनों वीडियोस देखी होंगी। अगर दोनों वीडियोस आपने वो देख रखी हैं तो आपको सिक्योरिटीज में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। वहाँ पे मैंने डिटेल्ड में समझाया हुआ है कि सिक्योरिटीज़ होती क्या है, किस तरीके से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है। तो आप प्लीज़ उसे जा कर के वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में भैया सिक्योरिटीज़ होती क्या है। मैंने इंडियन कैपिटल मार्केट वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा।
ठीक है, ताकि शोधन हेतु आवश्यक राशि तत्काल व्यवस्था की जा सके। देखो ऐसा होता है, मान लो मैंने 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर इशू कर रखे हैं अपनी कंपनी के, और मैं क्या करूँगा कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख, पहली साल 1 लाख निकाला, दूसरी साल 1 लाख निकाला, तीसरी साल 1 लाख निकाला, इस तरीके से मैं 10 साल तक अगर पैसे निकालूंगा अपने P&L अकाउंट में से, और एक अलग से फंड बना लूंगा जिसे हम बोलते हैं डिवेंचर फंड। ठीक है, एक कोष की स्थापना कर ली जाती है, और मैं इस कोष में क्या करूंगा, प्रत्येक वर्ष P&L से निकाल करके एक राशि जमा करूंगा, एक निश्चित राशि जमा करूंगा अपने कोष में। और मेरे कोष में पड़ी पड़ी वही राशि तो अचार डालेगी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उस कोष की राशि को अपनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दूंगा, शेयर खरीद लूंगा, उसके डिवेंचर खरीद सकता हूँ मैं, बॉन्ड खरीद सकता हूँ, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, है ना, कॉमर्शियल बिल खरीद सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ताकि शोधन हेतु आवश्यक राशि तत्काल व्यवस्था की जा सके। और जैसे ही 10वीं साल आएगी, 10th ईयर आएगी, मैं क्या करूँगा, उन सारी सिक्योरिटीज़ को बेचकर रुपया प्राप्त कर लूँगा और उससे अपने डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर दूंगा। लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि कंपनी, अब भैया आप एक चीज़ बताइए, आप मेरे को इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, हमें इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, तो क्या हमें भी, अगर हम कल को कंपनी खोलने लगते हैं, तो क्या हमें डिवेंचर फंड अकाउंट बनाना पड़ेगा? यस, बट वट यदि कंपनी द्वारा 18 माह से अधिक अवधि के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, तो इस दशा में डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट करना अनिवार्य है, चाहे आपके डिवेंचर कन्वर्टेबल हैं या नॉन कन्वर्टेबल। ओके भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, रूल्स है भाई। ठीक है, ऋणपत्र शोधन कोष खाते में धनराशि हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से इसी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है, या तो क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड, या नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, यानी संचयी शोधन कोष पद्धति, असंचयी शोधन कोष पद्धति, या बीमा पॉलिसी पद्धति। देखो, जो सबसे पहली पद्धति है उसमें क्या है कि इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि कोष में जमा की जाती है। कौन सा कोष भैया? वही टैप फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, और उसी वर्ष विनियोजित कर दी जाती है। विनियोजित कहाँ की जाती है भैया? वही सिक्योरिटीज में। ठीक, इस विधि के अंतर्गत शोधन कोष खाते में अंतरित की जाने वाली राशि की गणना सिंकिंग फंड टेबल के माध्यम से की जाती है। सिंकिंग फंड टेबल क्या होती है, ये हम जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उस समय देख लेंगे। वट यहाँ पर जो कोष में जमा की जाने वाली राशि है उसकी गणना किस चीज के माध्यम से की जाती है? सिंकिंग फंड टेबल के माध्यम से भैया की जाती है। असंचयी शोधन कोष पद्धति, इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक अनिश्चित राशि, ऊपर निश्चित राशि, नीचे अनिश्चित राशि, शोधन कोष खाते में जमा करनी होती है, और उसी वर्ष विनियोजित किया जाना आवश्यक नहीं है। जबकि ऊपर अगर आपने 10,000 निकाले हैं तो पूरे के पूरे उसी वर्ष 10,000 रुपीज़ जमा कराने आवश्यक हैं सिक्योरिटीज़ में। जबकि यहाँ पे अगर मान लो आपने 10,000 निकाला है तो आप 8,000 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पद्धति के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज को व्यवसाय की आय समझा जाता है और उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। डन है, आगे चलते हैं। बीमा पॉलिसी पद्धति, कभी कभी ऋण पत्र शोधन कोष की रकम प्रतिभूतियों में विनियोजित न करके उसी राशि का एक बीमा पॉलिसी ले ली जाती है, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ता है। अवधि समाप्त होने पर पॉलिसी की राशि प्राप्त हो जाती है, जिससे ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है, जिससे ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, बस आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और कुछ नई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।